लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने यहीं पे छोड़ा था लेक्चर को। लिमिट के कॉन्सेप्ट की बात कर रहे थे हम लोग। फंक्शन का जो आखिरी लेक्चर हम लोग का फर्स्ट वाला लेक्चर हुआ वो डिफिनीशन ऑफ द फंक्शन पे बात हो रही थी। सेकंड वाली जो हम लोगों ने बात की सेकंड लेक्चर में वो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हम लोग पढ़ रहे थे। उसी ग्राफ में एक पॉइंट आया था एसिम्प्टोट ऑफ द ग्राफ। उसी एसिम्प्टोट की कुछ पॉइंट्स को क्लियर करने के लिए हम लोग थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट भी यहाँ पर देखेंगे। एक्चुअल में लिमिट हम लोग जस्ट फंक्शन के बाद अभी एक टॉपिक पढ़ेंगे लिमिट, वहाँ पर जाकर के लिमिट को पूरे डिटेल में पढ़ा जाएगा। बट यहाँ पे थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट लिमिट का बताते हैं, बस उसको मेमोरी में आप उन पॉइंट्स को अपने दिमाग में रखिएगा, उससे आपका फ़िलहाल का काम चल जाएगा ग्राफ बनाने का। ठीक है। यहाँ पर है क्या, देखना क्या है वो देखो, बस इतना ही समझो कि कहीं पर भी अगर लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी आ जाए और यहाँ पर लिखा हो a नॉट x टू दी पावर n प्लस a1 x टू दी पावर n माइनस 1 प्लस a2 x टू दी पावर n माइनस 2 अप टू an, और नीचे इस तरीके से लिखा हुआ है क्या, b नॉट x टू दी पावर m प्लस b1 x टू दी पावर m माइनस 1 प्लस b2 x टू दी पावर m माइनस 2 प्लस bm। इस तरीके से मान लो कि अपने पास एक फंक्शन लिखा हुआ है और हमें यहाँ पर दिया क्या हुआ है कि इस फंक्शन की लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी पर वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक, ये क्यों बता रहे हैं, याद करो, हम पिछले वाले लेक्चर में एसिम्प्टोट पे चर्चा कर रहे थे और वहाँ पे बताए थे कि एसिम्प्टोट हम लोग जो निकालते हैं तो वर्टिकल एसिम्प्टोट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। x बराबर a रखने पर y अगर इन्फिनिटी हो जा रहा है तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं, y बराबर a को हॉरिजॉन्टल x बराबर a को वर्टिकल एसिम्प्टोट बोल देते हैं। फिर उसके जस्ट बाद हमने बोला था कि अगर किसी फंक्शन में x के जगह इन्फिनिटी पुट करें और y की वैल्यू a आ जाए तो y इज इक्वल टू a हमारा हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट हो जाता है। तो x की वैल्यू जो इन्फिनिटी हम किसी फंक्शन में पुट करते हैं वो किस तरीके से पुट करते हैं वही हम यहाँ पे सीखने जा रहे हैं, और इससे हमारा वो एसिम्प्टोट वाला पॉइंट क्लियर हो जाएगा, वैल्यू रखने वाला। यानी कि हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट निकालने के लिए जो हमें x की वैल्यू पुट डाउन करनी है, x की वैल्यू जो इन्फिनिटी रखनी है वो किस मेथड से रखा जाएगा वो हम यहाँ पे सीख रहे हैं। डायरेक्ट इन्फिनिटी नहीं रख देंगे, ठीक है। वही हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जो है यहाँ पे लिमिट का देख रहे हैं और उसी को समझने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से जरा समझने की कोशिश करो। अगर सपोज करो कि इस फंक्शन में डायरेक्टली हम x के जगह इन्फिनिटी पुट कर दें तो क्या होगा। अगर डायरेक्ट हम इसके जगह अगर इन्फिनिटी पुट कर दें तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा, x का पावर इन्फिनिटी माने इन्फिनिटी का पावर n इन्फिनिटी हो जाएगा, ये भी इन्फिनिटी, तो सारे इन्फिनिटी का सम इन्फिनिटी और नीचे भी इन्फिनिटी का सम इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी आ जाएगा। ठीक, तो इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी एक्चुअल में है क्या, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी इज इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, वो हम लोग लिमिट में और डिटेल में पढ़ेंगे। तो ऐसी सिचुएशन में हम लोग क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, इस तरीके का अगर फंक्शन रहेगा तब की बात बता रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, आपके सामने जब भी इस तरह का आए इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी रखने का तो ये दिमाग में रखना, बाकी डिटेल में हम लोग लिमिट में देखेंगे। सबसे पहले हम लोग x टू दी पावर n से ऊपर कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा a नॉट प्लस a1 बाई एक्स प्लस a2 बाई एक्स स्क्वायर प्लस an बाई एक्स का पावर n आ जाएगा। और नीचे भी हम x का हाईएस्ट पावर m है, ऊपर हाईएस्ट पावर n है, तो नीचे से भी हम कॉमन ले लेते हैं। नीचे से किसको कॉमन ले लें, x का हाईएस्ट पावर m कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बन जाएगा b नॉट प्लस b1 बाई एक्स प्लस b2 बाई एक्स स्क्वायर, और यहाँ बन जाएगा bm बाई एक्स का पावर m। ठीक है, अब अगर हम लिमिट पुट करेंगे तो देखो क्या होगा। अब अगर हम इस वैल्यू को अगर यहाँ पर पुट करेंगे तो देखो ये वाला टर्म हमारा जीरो हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हम यहाँ डिनोमिनेटर में इन्फिनिटी रखेंगे और डिनोमिनेटर में इन्फिनिटी रखेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी, a1 बाई इन्फिनिटी यानी जीरो, ये भी वैल्यू हमारी जीरो, इस तरह से सारी वैल्यूज जीरो हो जाएंगी, ये भी वैल्यू जीरो हो जाएगी, ये भी वैल्यू जीरो हो जाएगी और ये भी वैल्यू जीरो हो जाएगी।
अब हमारे पास बचेगा क्या? अब हमारे पास बचेगा लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, x का पावर n बचेगा, x का पावर m बचेगा, और ये a नॉट और b नॉट बचेगा, a नॉट और b नॉट बचेगा। मतलब ये टर्म अब अपने पास बच गया। ठीक है, यही टर्म ये डिसाइड करेगा कि हमारा रिजल्ट क्या होगा, यही टर्म हमारे रिजल्ट को डिसाइड करेगा। तो ये टर्म जो है हमारा रिजल्ट डिसाइड कैसे करेगा वो देखते हैं। तो अब देखना जरा ध्यान से बात को समझ करके यहाँ पर कि इसका रिजल्ट हम क्या लिख सकते हैं। अगर मान लो कि ये n और ये m दोनों बराबर हों, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों की डिग्री अगर सेम हो, मतलब ऊपर भी क्वाड्रेटिक है नीचे भी क्वाड्रेटिक है, तो ऐसी सिचुएशन में ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे पूरी तरह से, x का पावर n और x का पावर m, और बचेगा क्या? a नॉट बाई b नॉट बचेगा। x कहीं बचेगा ही नहीं, और x बचेगा नहीं तो फिर हम x के जगह इन्फिनिटी रखेंगे नहीं, तो सीधे इसका रिजल्ट हो जाएगा a नॉट बाई b नॉट। कब? जब m और n इक्वल होंगे। तो यहां से हमको क्या पता चला? यहां से हमको यह पता चला कि इस तरीके से अगर पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल लिखा हुआ है, यानी एक रेशनल फंक्शन लिखा हुआ है, न्यूमरेटर में भी x का पॉलिनोमियल है, डिनोमिनेटर में भी x का पॉलिनोमियल है, और दोनों की डिग्री अगर सेम है और लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी हमें इसमें पुट करना है, यानी इस सिस्टम में हमें इन्फिनिटी प्लॉट करना है, इन्फिनिटी पुट करना है। तो अगर दोनों की डिग्री सेम होगी तो रिजल्ट क्या होगा? रिजल्ट होगा हाईएस्ट डिग्री के कोफिशिएंट्स a नॉट b नॉट। देखो a नॉट बाई b नॉट आया, हाईएस्ट डिग्री x का पावर n था, हाईएस्ट डिग्री x का पावर m था, इसी का जो कोफिशिएंट होगा a नॉट बाई b नॉट वो एज अ रिजल्ट यहां पर हमको मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि जब दोनों डिग्री इक्वल होगी तो ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये बात क्लियर हो गई। अब देखो इसकी वैल्यू हमें जीरो भी मिल सकती है। जीरो कब मिलेगी? सोचो, ये वैल्यू जीरो कब हो जाएगी? जीरो ये तब हो जाएगी जब नीचे वाला m n से बड़ा होगा। क्यों? ऊपर वाले x से नीचे वाले x को हम कैंसिल आउट करेंगे। नीचे अगर हमारे पास एक भी x बच जाता है तो नीचे हम x के प्लेस पर इन्फिनिटी पुट करेंगे, और डिनोमिनेटर में अगर इन्फिनिटी पुट करेंगे तो टोटल रिजल्ट ऑफ द फंक्शन कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो ये वैल्यू हमारी जीरो कब आएगी? जब हमारा m का वैल्यू ग्रेटर देन n होगा, यानी डिनोमिनेटर वाला पॉलिनोमियल का डिग्री न्यूमरेटर वाले पॉलिनोमियल की डिग्री से अगर बड़ा होगा तो ऐसी सिचुएशन में हमको इसका रिजल्ट जीरो मिलेगा। ओके, इसका रिजल्ट इन्फिनिटी भी मिलेगा। इसका रिजल्ट इन्फिनिटी कब मिलेगा? सोचो, अगर ऊपर वाला डिग्री ज्यादा बड़ा होगा तो नीचे वाले से ऊपर वाला कैंसिल होगा और न्यूमरेटर में x बचेगा। न्यूमरेटर में अगर x बचेगा तो x के जगह इन्फिनिटी पुट करेंगे तो पूरी वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगी। तो इन्फिनिटी कब मिलेगा बच्चे? जब m की वैल्यू लेस देन n होगी, यानी न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से बड़ी होगी। और एक चीज देखो, यहां पर वैल्यू माइनस इन्फिनिटी भी मिल सकती है। मतलब इसकी वैल्यू इन्फिनिटी भी मिल सकती है, इसकी वैल्यू माइनस इन्फिनिटी भी मिल सकती है। कैसे? ये जो टर्म है ये तो इन्फिनिटी दे देगा। कब इन्फिनिटी दे देगा? अगर हमारा m लेस देन n होगा, यानी नीचे वाली डिग्री अगर छोटी होगी तो ये रिजल्ट इन्फिनिटी आ जाएगा। लेकिन इन्फिनिटी में हम किसी भी चीज का मल्टीप्लाई कर रहे हैं। किसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं? a नॉट बाई b नॉट का। अगर ये a नॉट बाई b नॉट आपस में मिलकर के एक निगेटिव नंबर है, अगर a नॉट बाई बी नॉट निगेटिव है और इन्फिनिटी का हम निगेटिव नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस इन्फिनिटी होगा, और इसका इन्फिनिटी का अगर पॉजिटिव में मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस इन्फिनिटी होगा। मतलब इसका रिजल्ट प्लस इन्फिनिटी भी आ सकता है, माइनस इन्फिनिटी भी आ सकता है। माइनस इन्फिनिटी कब आएगा? जब a नॉट और b नॉट का साइन अलग अलग होगा, मतलब एक पॉजिटिव हो जाए और एक निगेटिव हो जाए। यानी अगर a नॉट और b नॉट का प्रोडक्ट निगेटिव है तो ऐसी सिचुएशन में हमें इसका रिजल्ट माइनस इन्फिनिटी मिलेगा। तो ये कॉन्सेप्ट है लिमिट का, इसको हम लोग ध्यान में रखेंगे। इसका कैसे यूज करना है इसको एज अ रिजल्ट फिलहाल नोट कर लो। इसको फिलहाल ऐसे नोट कर लो, इंपॉर्टेंट रिजल्ट करके। अभी फिलहाल इंपॉर्टेंट रिजल्ट ये नोट करके रखो, और बाकी हम लोग इस पे चर्चा
अलग से पूरा एक चैप्टर पढ़ेंगे, डिटेल में वहाँ पे बात करेंगे। वहाँ पे हम लोग सीखेंगे कि लिमिट होता क्या है, इस तरीके से वैल्यू क्यों रखते हैं, लिमिट का कॉन्सेप्ट क्या है, लिमिट का इस्तेमाल कहाँ पर किया जाता है, क्यों अप्लाई किया जाता है। तो इन सारी बातों को डिटेल में पूरी कहानी लिमिट की हम लोग वहीं पर पढ़ेंगे। अभी बस थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट था। इसका यूज़ कैसे करना है वो हम थोड़ा यहाँ पे आपको समझा देते हैं। जैसे कल हम लोग बात कर रहे थे, याद होगा कि किसी भी फंक्शन का अगर हमें ग्राफ ड्रॉ करना है, किसी भी फंक्शन का अगर हमें ग्राफ ड्रॉ करना है तो क्या करना होगा। तो जैसे हमने आपको याद होगा बताया था कि सपोज कर लो कि y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3 अपॉन एक्स माइनस 1 और एक्स माइनस 4। सपोज कर लो कि ये फंक्शन लिखा हुआ है, ठीक है। हमने इसका ग्राफ ड्रा करना है, मान लो इसका ग्राफ बनाना है। अभी हम ग्राफ बनाने नहीं जा रहे हैं, अभी मान लो इसका ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाना है, हम इसके एसिम्पटोट की चर्चा अगर करें, इसका एसिम्पटोट अगर फाइंड करें तो यहाँ पे आप एक चीज देख रहे हो, एट x इज इक्वल टू 1, एक्स के प्लेस पे 1 रखने पर y हमारा इन्फिनिटी हो रहा है, x के प्लेस पे 4 रखने पर भी y हमारा इन्फिनिटी हो रहा है। हमने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में कि x बराबर a अगर रखने पर y की वैल्यू इन्फिनिटी होती है या माइनस इन्फिनिटी होती है, तो ये दोनों क्या कहलाते हैं, वर्टिकल एसिम्पटोट। यानी ये जो ग्राफ होगा ना इस फंक्शन का, वो इस फंक्शन का ग्राफ कैसे बनेगा, इस फंक्शन का ग्राफ x बराबर 1 और x बराबर 4 लाइन के साथ इनफाइनाइट पर जाएगा। क्यों? क्योंकि x बराबर 1 और x बराबर 4 इसके क्या हैं, वर्टिकल एसिम्पटोट्स हैं। और हमने कल ये भी बताया था कि वर्टिकल एसिम्पटोट्स को कभी भी ग्राफ कट नहीं करता है, वो हमेशा एसिम्पटोट के साथ इन्फिनिटी पर जाता है। फिर हमने एक बात की थी कि हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट कैसे चेक किया जाता है, याद होगा। हमने बोला था हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट को चेक करने का तरीका। हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट चेक करने के लिए हमने आपको क्या प्रोसेस बताया था, हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट चेक करने के लिए हमने आपको प्रोसेस बताया था कि आप x के प्लेस पर इन्फिनिटी पुट करो, ठीक है। इफ एट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, अगर y की वैल्यू a आ जाती है तो y बराबर a हमारा हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट होगा। अब बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आता है कि x के जगह इन्फिनिटी रखते कैसे हैं, ठीक है। इन्फिनिटी एक ऐसा सिंबल है या एक ऐसा ग्रेटेस्ट नंबर है जिसको रखने का भी तरीका होता है। हम सीधे उठा करके, जैसे यहाँ x बराबर 1 सीधे रख दिया, ऐसे x बराबर इन्फिनिटी सीधे कहीं नहीं रख सकते, क्योंकि x इक्वल टू इन्फिनिटी हो ही नहीं सकता। दुनिया में कभी कोई x इन्फिनिटी के बराबर नहीं हो सकता। इन्फिनिटी एक वेरी लार्ज नंबर का सिंबल है, अनडिफाइंड टर्म है। तो हम x के प्लेस पर इन्फिनिटी नहीं रखते, x टेंड्स टू इन्फिनिटी कराते हैं। और टेंड्स टू इन्फिनिटी कैसे अप्लाई किया जाता है, तो इसी को अप्लाई करने के लिए अभी हम लोगों ने कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट सीखा। जैसे अब यहीं पर हमें क्या पुट करना है, सपोज कर लो कि x टेंड्स टू इन्फिनिटी पुट करना है, तो यहां पर हमें y की वैल्यू निकालनी है। y की वैल्यू कब निकालनी है, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी रखना है। क्या रखना है, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी। लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी पर अगर हमको y की कोई वैल्यू मिलेगी तो वही y की वैल्यू हमारा क्या काम करेगा, हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट का। हमने बोला x के जगह इन्फिनिटी टेंड कराने पर y की वैल्यू अगर a आ जाती है तो y बराबर a हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट कहलाएगा। तो यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी के लिए इन दोनों फंक्शन को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 आएगा और नीचे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 आएगा। जरा गौर से देखो, ये जो कहानी पीछे अभी पढ़े उससे कुछ आपको फायदा मिला क्या, उस कहानी से हम सीधे इसका रिजल्ट भी लिख सकते हैं, और सीधे रिजल्ट नहीं लिखना चाहते तो हम एक्स स्क्वायर ऊपर से और एक्स स्क्वायर नीचे से कॉमन ले लेंगे। मेथड हमने बताया था। इस तरीके के फंक्शन में अगर x टेंड्स टू इन्फिनिटी पुट करना है तो कैसे पुट किया जाता है, तो पहले हाईएस्ट डिग्री फ्रॉम न्यूमरेटर और हाईएस्ट डिग्री फ्रॉम डिनोमिनेटर कॉमन ले लेते हैं। ये हो जाएगा 1 माइनस 5/x प्लस 6/x स्क्वायर, ये 1 माइनस 5/x प्लस 4/x स्क्वायर। अब इसके अंदर अगर x इन्फिनिटी रखें, ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गए।
अब अगर x के जगह इन्फिनिटी रखें तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी, ये वैल्यू भी 0 हो जाएगी। तो अब हमारे पास न्यूमरेटर में 1 बचेगा, ये वैल्यू भी 0, ये वैल्यू भी 0, तो डिनोमिनेटर में भी 1 बचेगा। तो वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ गई। तो y बराबर कितना आ गया? 1 आ गया। ठीक है, तो x के प्लेस पर इन्फिनिटी पुट किया जा रहा है तो हमको y की वैल्यू क्या मिल रही है? 1 मिल रही है। सीधे सीधे x के जगह इन्फिनिटी नहीं पुट कर देंगे, सीधे पुट करना होता तो हम ये कॉन्सेप्ट क्यों समझाते लिमिट वाला आपको। ठीक है, सीधे इन्फिनिटी नहीं पुट किया जा सकता। इन्फिनिटी इज नॉट अ नंबर, x इज नॉट इक्वल टू इन्फिनिटी, x टेंड्स टू इन्फिनिटी, x इन्फिनिटी के इक्वल नहीं हो सकता। अगर हम x टेंड्स टू इन्फिनिटी यहाँ इन्फिनिटी डायरेक्ट पुट कर दिए होते तो देखो क्या नुकसान होता, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी प्लस 6, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी प्लस 6, माने एक अजीब टाइप का सिस्टम दिखाई देता। 1 तो कभी नहीं आता डायरेक्ट इन्फिनिटी पुट करने पे। ठीक है, तो इन्फिनिटी पुट करने का ये एक तरीका होता है। ठीक, तो ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। यहां y इज इक्वल टू 1 आपका क्या आ गया? y इज इक्वल टू 1 आपका हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट हो गया। ठीक है, यानी कि ये जो ग्राफ है ये कैसा ग्राफ होगा? ये ग्राफ x बराबर 1 के साथ भी इन्फिनिटी पे जाएगा, x बराबर 4 के साथ भी इन्फिनिटी पे जाएगा और y बराबर 1 के साथ भी इन्फिनिटी पे जाएगा। क्यों? क्योंकि एसिम्पटोट क्या होता है? एसिम्पटोट वो लाइन होती है जिसके साथ कोई फंक्शन का ग्राफ कहाँ जाता है? इन्फिनिटी पर जाता है। तो आई थिंक आपको कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट और कॉन्सेप्ट ऑफ एसिम्पटोट ये दोनों बातें क्लियर हो गई होंगी। अब हम लोग यहाँ से स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन। फंक्शन के क्लासिफिकेशन में हम लोग फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे कैसे फंक्शंस होते हैं। साथ ही साथ फंक्शन के क्लासिफिकेशंस में हम लोग उसके ग्राफ को भी देखते हुए चलेंगे और साथ ही साथ उसके डोमेन और रेंज को भी स्टडी करते चलेंगे। ठीक है, पर्टिकुलर फंक्शन का डोमेन और रेंज क्या हो सकता है। तो चलो अगली हेडिंग अपनी जो यहाँ पे पढ़ने वाली है, तो अगली हेडिंग लिख लो, क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन। फंक्शन का क्लासिफिकेशन और साथ ही साथ हम लोग फंक्शन का ग्राफ भी यहां से देखते हुए चलेंगे। ठीक है, और ग्राफ कैसे बनेगा वो भी बताते हुए चलेंगे। सीधे सीधे ग्राफ रट के नहीं बनाना है। यहाँ पर आगे बढ़ते बढ़ते अपने पास तमाम फंक्शंस आएंगे और यहीं पर कुछ फंक्शंस को हम डिटेल में डिस्कस भी कर देंगे। जैसे आगे पढ़ते हुए एक लॉग फंक्शन आएगा, तो लॉग आपको अलग से बेसिक में पढ़ाया गया हुआ है, बट फिर भी लॉग को हम यहाँ कंप्लीट आपको बता देंगे। 1 क्लास 2 क्लास जो भी लगेगा तो लॉग का यहाँ पे हो जाएगा। मॉडुलस फंक्शन आएगा तो मॉड भी यहाँ पर पूरा कवर अप कर देंगे, उससे मॉड के क्वेश्चंस भी लगेंगे। IIT JEE एडवांस में लॉग और मॉड से डायरेक्ट इक्वेशंस के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसका यहाँ पे डिस्कशन हम लोग फंक्शन में भी कर लेंगे। ठीक, तो क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन में सबसे पहला जो फंक्शन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन बड़ा सिंपल सा साधारण सा फंक्शन है। fx इज इक्वल टू के, कांस्टेंट फंक्शन हो गया। मतलब ऐसा फंक्शन जो x पर डिपेंड ही ना करता हो। देखो यहाँ fx की वैल्यू k के बराबर हो गई। अब तुम यहाँ x के जगह 1 रखो, चाहे 2 रखो, चाहे 3 रखो, चाहे 4 रखो, ये बदलने वाला नहीं है, ये हमेशा k रहेगा। तो ऐसे फंक्शन को क्या बोला जाता है? कांस्टेंट फंक्शन बोला जाता है। ठीक, अब यहाँ पे थोड़ी सी बात करेंगे। क्या बात करेंगे? तो फर्स्ट वाला वीडियो लेक्चर आप लोग जरा ध्यान से देख लेना, हालांकि काफ़ी गैप हो गया फर्स्ट और सेकंड वीडियो में, तो फर्स्ट वाला वीडियो जरा ध्यान से देख लेना एक बार। तो फर्स्ट वाला वीडियो अगर देखे होगे तो वहाँ पर हमने आपको डोमेन और रेंज के बारे में समझाया था कि फंक्शन का डोमेन क्या होता है। हमने आपको बताया था कि फंक्शन का डोमेन क्या होता है? x की वो वैल्यू, फिर से एक बार सुन लो, x की वो वैल्यू जिसके लिए हमारा फंक्शन डिफाइंड होता है।
तो यहां पर तो तुम x के जगह कुछ भी रख दोगे, ये हमेशा k ही वैल्यू देगा, हमेशा डिफाइंड रहेगा। तो यहां x के प्लेस पर तुम कुछ भी बिंदास होके रख सकते हो, ठीक है। तो x के प्लेस पर जिस वैल्यू को हम फ्रीली रख सकते हैं ताकि हमारा फंक्शन अनडिफाइंड या डज नॉट एग्जिस्ट जैसा बिहेव न करे, तो x की वो सारी की सारी वैल्यूज हमारे फंक्शन की क्या कहलाती हैं, डोमेन कहलाती हैं। तो डोमेन की डिफिनीशन हम लोगों ने पीछे पढ़ रखी है फर्स्ट वाले लेक्चर में कि डोमेन ऑफ द फंक्शन इज द सेट ऑफ रियल नंबर्स फॉर विच द फंक्शन इज डिफाइंड। तो हमारे फंक्शन का जो डोमेन होता है वो सारे रियल नंबर का सेट होता है। सारे मतलब कौन से सारे, ऐसे रियल नंबर का सेट जिसके लिए हमारा फंक्शन डिफाइंड हो, ठीक है। तो यहां पर अगर हम डोमेन की बात करते हैं तो यहां पर डोमेन ऑफ द फंक्शन को ऐसे डिनोट किया जाता है, याद रखना डी और नीचे एफ लिख दिया मतलब डोमेन ऑफ द फंक्शन। और डोमेन ऑफ द फंक्शन बिलोंग्स टू का साइन नहीं लगाया जाता है, ये याद रखना। कई जगहों पर ये बिलोंग्स टू लोग लिख देते हैं, बट डोमेन ऑफ द फंक्शन इक्वल टू लिखा जाता है, ठीक है। तो डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या होगा, तो फंक्शन का डोमेन यहां ऑल द रियल नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑल द रियल नंबर। ऑल द रियल नंबर मींस क्या मतलब है इसका, इसको ऐसे भी लिख सकते हो और करके माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, ये भी लिख सकते हैं, ये भी। क्यों, क्योंकि हम यहाँ x के जगह कुछ भी रख सकते हैं, ये फंक्शन हमारा कभी खराब होने वाला नहीं है। तो डोमेन ऑफ द फंक्शन ऑल द रियल नंबर होगा, ठीक। रेंज ऑफ द फंक्शन क्या होता है, रेंज होता है हमें जो वैल्यू मिलती है, जो आउटपुट मिलता है, ठीक है। x की वैल्यू रखते जाएं और यहां पर हमको जो वैल्यू आउटपुट में मिलती जाएगी उसी को रेंज कहा जाता है। तो बच्चे यहां x के जगह तुम कुछ भी रखते जाओ, ये कसम खा के बैठा है कि k के अलावा और कुछ देने वाला नहीं है, यहां से k के अलावा कुछ निकलने वाला नहीं है। ये वैल्यू हमेशा k ही रहेगी, चाहे x के जगह 1 रख दो, चाहे 2 रख दो, चाहे 3 रख दो, क्योंकि फंक्शन कैसा है, कांस्टेंट फंक्शन है, हमेशा एक ही वैल्यू देगा। तो यहां पर रेंज ऑफ द फंक्शन क्या हो जाएगा, k हो जाएगा। ध्यान रखना k ये फिक्स नंबर, fx बराबर अगर 2 होता मान लो तो यहाँ पर रेंज 2 हो जाता, fx बराबर 3 होता तो यहाँ पे रेंज 3 हो जाता। तो जो यहाँ पर होगा वही यहाँ पर रेंज आ जाएगा। तो यहाँ पर जो रेंज ऑफ द फंक्शन है वो फिक्स है, कितनी वैल्यू है, k वैल्यू है, ठीक। अब थोड़ी सी ग्राफिकली बात करते हैं, ग्राफ की बात करते हैं। तो अब ध्यान रखना कि कभी भी तुमसे अगर फंक्शन के ग्राफ के बारे में पूछा जाए तो तुम सीधे fx के प्लेस पर y रख देना। जब भी ग्राफ बनाना होगा ना तो ग्राफ में fx के प्लेस पे y रख देना। ये भी हम फर्स्ट लेक्चर में अपने बता चुके हैं कि fx को हम y बोलते हैं फॉर द ग्राफ, ठीक है। यानी इस फंक्शन का जो x है, जो डोमेन है x, वो x एक्सिस पर ड्रॉ करते हैं और जो पूरा का पूरा फंक्शन fx है, जो रेंज है, ये पूरा रेंज कहलाता है। ये भी पीछे फर्स्ट लेक्चर में हुआ है। x की वैल्यू डोमेन और पूरे fx की वैल्यू रेंज होती है। तो पूरा fx हम कहाँ दिखाते हैं ग्राफ में, y एक्सिस पे, और x को x एक्सिस पे दिखाते हैं। तो ग्राफ जब भी बनाना होगा तो fx के जगह y लिख लेना। तो ये y बराबर k, मतलब fx बराबर k का ग्राफ बनाना है, मतलब किसका ग्राफ बनाना है, y बराबर k का ग्राफ बनाना है, ठीक है। तो y बराबर k का ग्राफ कैसे बनेगा, तो कॉमन सेंस की बात है, आप लोग स्ट्रेट लाइन पढ़े हुए हो। ये y बराबर k, y बराबर कांस्टेंट क्या इंडिकेट करता है, y बराबर कांस्टेंट एक लाइन को इंडिकेट करता है। कैसी लाइन, जो x एक्सिस के पैरेलल होती है, y बराबर k। k क्या है यहाँ पर, k ओरिजिन से इस लाइन की डिस्टेंस को इंडिकेट करता है, मतलब ये वाली डिस्टेंस यहाँ पर k है। ओके, क्लियर हो गया। आप लोग इस तरह से लाइन ड्रॉ किए होगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, x बराबर 2, y बराबर 3, x बराबर 2 अगर होता तो y एक्सिस के पैरेलल होता, y बराबर 3 होता तो x एक्सिस के पैरेलल होता, y बराबर -3 हो जाएगा तो भी x एक्सिस के पैरेलल होगा लेकिन ओरिजिन के नीचे हो जाएगा। तो ये सब सिंपल सी चीज़ें हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, आप जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ऑलरेडी पढ़ रखे हैं। यहाँ पर एक चीज़ और देखो, ग्राफिकली कुछ बात करते हैं। ग्राफिकली यहां पर भी कुछ बात करते हैं। क्या, ग्राफ से डोमेन और रेंज कैसे देखेंगे। मान लो यहां तो डोमेन और रेंज हमने लिख दिया, इसका इस ग्राफ से क्या लेना देना है। तो ये भी फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस हुआ है कि किसी भी फंक्शन का अगर हमको ग्राफ पता है तो हम डोमेन रेंज उसका डायरेक्ट बता सकते हैं। कैसे, वो फंक्शन x एक्सिस पर कहां से कहां तक बना है। तो जरा देखो, ग्राफ तो यही है, रेड कलर से जो लाइन दिख रही है यही ग्राफ है। ये कहां से कहां तक बना है, देखो ये तो बनता जा रहा है, ये इधर से कहीं से बनते हुए आ रहा है और बनते हुए आगे तक चला जा रहा है। तो ये x की हर वैल्यू पे बना हुआ है, ठीक है।
तो किसी भी फंक्शन का ग्राफ x एक्सिस पर जहां से जहां होता है वो उसका डोमेन कहलाता है, और y एक्सिस पर जहां से जहां होता है वो रेंज कहलाता है। तो देखो डोमेन इसका क्या है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, हर जगह ये लाइन दिखाई दे रही है। x की हर वैल्यू पर फोटो बना हुआ है, कहीं पर फोटो टूटा टाटा नहीं है, हर जगह ग्राफ दिखाई दे रहा है, तो इसका डोमेन ऑल द रियल नंबर हो जाएगा। रेंज की बात करें तो देखो तुम जरा, रेंज किसको बोलते हैं, y एक्सिस पर ग्राफ कहां दिखाई दे रहा है, इधर देखो, यहां कहीं तुमको ग्राफ दिखाई दे रहा है, नहीं, यहां कहीं दिखाई दे रहा है, नहीं, यहां कहीं दिखाई दे रहा है, नहीं, सीधे ग्राफ यहां दिख रहा है। ग्राफ तुमको y एक्सिस पे केवल एक ही जगह दिख रहा है, देखो बस यहीं पे दिख रहा है, बस यहीं पे दिख रहा है। मतलब y की वैल्यू तुम्हारी सीधी ये लाइन है, न तो ग्राफ कहीं इसके ऊपर दिखाई दे रहा है, न तो ग्राफ कहीं इसके नीचे दिखाई दे रहा है। तो रेंज क्या बताता है, रेंज बताता है किसी भी फंक्शन का कि वो फंक्शन y एक्सिस के अलोंग कहां से कहां तक गया है, वो रेंज को बताता है, और x एक्सिस के अलोंग कहां से कहां तक गया है वो उसके डोमेन को बताता है। तो इस तरीके से हम आगे के फंक्शंस में भी ध्यान रखेंगे, यहां पे थोड़ा हम इसको डिस्कस कर दिए। अब यहां पर अगला जो फंक्शन हम लोगों को पढ़ना है, ये तो कांस्टेंट फंक्शन हो गया, डोमेन रेंज भी डिस्कस कर दिया, इसका ग्राफ भी देख लिया। इसका ग्राफ बनाने के लिए हमें कोई कैलकुलस वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली इसका ग्राफ हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, इसका ग्राफ हम लोग ऑलरेडी पढ़ रखे हैं। अब दूसरा फंक्शन हम लोग यहां पे देखते हैं, आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन क्या होती है, एफ एक्स बराबर एक्स को आइडेंटिटी फंक्शन कहा जाता है, यानी जो डाला वही मिल जाए। आइडेंटिटी फंक्शन किसको बोलेंगे, जो इनपुट में डाला वही आउटपुट मिल गया, मतलब ऐसी मशीन जो एज इट इज ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस कर दे, मतलब जो उसके अंदर डाला वही बाहर निकल जाए। झोला, झोला एक ऐसी मशीन है जो उसके अंदर डालोगे वैसे निकल जाएगा। झोले के अंदर कॉपी रख लो, बाहर कॉपी निकलेगी, झोले के अंदर पेन रख लो, बाहर पेन निकलेगा। ऐसा थोड़ी झोले के अंदर कॉपी डालोगे और पेन बाहर निकल जाएगा, ऐसा तो होता नहीं है। तो ये आइडेंटिटी फंक्शन का मतलब कि जो डाला वही मिलेगा। यहां पर तुम अगर x के जगह 1 पुट करोगे तो यहां भी 1 हो जाएगा, तो f1 की वैल्यू 1, f2 की वैल्यू 2, f3 की वैल्यू 3, f4 की वैल्यू 4। इसीलिए इस फंक्शन को क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी फंक्शन बोलते हैं। आइडेंटिटी फंक्शन का डोमेन क्या होगा, तो बताओ डोमेन किसको बोलते हैं, डोमेन हम किसको बोलते हैं, डोमेन हम किसको बोलते हैं, जल्दी बोलो। डोमेन उस रियल नंबर को बोलते हैं जिसके लिए हमारा फंक्शन डिफाइंड हो। तो बच्चे यहाँ x के जगह तुम कुछ भी रखोगे, ये तुम्हारा फंक्शन खराब होने वाला नहीं है, जो डालोगे वो मिलेगा, ठीक। तो हम यहाँ पे जो भी डालेंगे वो एज इट इज मिल जाएगा। तो यहाँ पे डोमेन ऑफ द फंक्शन ऑल द रियल नंबर हो जाएगा, कुछ भी डाल सकते हैं, और रेंज ऑफ द फंक्शन भी ऑल द रियल नंबर। क्यों, क्योंकि जो डाल रहे हैं वही मिल रहा है, तो जो डोमेन होगा वही इसका रेंज भी हो जाएगा। इसके बाद इसके ग्राफ की अगर बात करें तो इसका ग्राफ कैसा होगा, तो ये x एक्सिस है, y एक्सिस है। हमने अभी आपको बताया कि ग्राफ बनाने के लिए हम इसको fx के जगह y लिख लेंगे, तो फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, y बराबर x हो जाएगा। अब y बराबर x का भी ग्राफ हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से पढ़े हुए हैं, एक स्ट्रेट लाइन होती है जो ओरिजिन से पास करती है और x एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में 45 डिग्री का एंगल बनाती है, यही लाइन है y बराबर x, ये सबको पता है। अब ये y बराबर x इस आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ, तो आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ इस तरीके से बनता है, y इज इक्वल टू x का। इस फंक्शन के अगर डोमेन रेंज को ग्राफ से देखा जाए तो देखो x एक्सिस पर माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक जा रहे हैं, हर जगह ग्राफ दिख रहा है। देखो यहाँ पर भी हमको दिख रहा है ग्राफ, ध्यान से देखो, ग्राफ ये बन गया, x की हर वैल्यू पर ग्राफ है। यहाँ पर भी देखो ग्राफ है, कहाँ, ये देखो नीचे यहाँ ग्राफ है, यहाँ पर भी ग्राफ है, यहाँ पर भी ग्राफ है, यहाँ पर भी देखो ग्राफ दिखाई दे रहा है, यहाँ पर भी देखो ग्राफ दिखाई दे रहा है, यहाँ पे खड़े होगे तो भी ग्राफ दिखेगा, हर जगह माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, हर जगह x की हर वैल्यू के लिए ग्राफ है। और रेंज किसको बोलते हैं, y एक्सिस पे ग्राफ कहाँ से कहाँ तक गया, तो देखो y एक्सिस पे ग्राफ, अगर y एक्सिस के अलोंग हम चलें तो y एक्सिस के अलोंग चलेंगे तो देखो यहाँ से भी ग्राफ दिखेगा, 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 यहाँ से भी ग्राफ दिखेगा। तो y एक्सिस के अलोंग भी हम नीचे से लेकर ऊपर तक चले जाएं, हर जगह हमको वैल्यू, देखो ये जो ग्राफ है ये y एक्सिस के अलोंग भी चल रहा है और x एक्सिस के अलोंग भी देखो x एक्सिस के अलोंग भी चल रहा है। तो इसका डोमेन भी माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी और रेंज भी माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी हो जाएगा, और उसी माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी को ही हम लोग ऑल द रियल नंबर बोलते हैं, और उसको हम लोग किससे डिनोट कर देते हैं, r से डिनोट कर देते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा आइडेंटिटी फंक्शन। अगला जो हमारा फंक्शन है अगला जो हमारा फंक्शन है वो पावर फंक्शन है, तीसरा।
पावर फंक्शन। ठीक है, पावर फंक्शन किसको बोलेंगे? एफ एक्स बराबर एक्स का पावर n। ठीक है, साथ ही साथ यहां पे लिखेंगे n क्या है? n नेचुरल नंबर है। कैसा नेचुरल नंबर? ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। बोलोगे ये सब कहानी लिखने की क्या जरूरत थी? ये सब कहानी लिखने की इसलिए जरूरत थी, क्यों? क्योंकि अगर तुम n के जगह 1 लिख दोगे ना, n के जगह 1 लिख दोगे तो ये एफ एक्स बराबर एक्स आइडेंटिटी फंक्शन बन जाएगा। ठीक है, यहां पर n के जगह अगर कोई फ्रैक्शनल वैल्यू रख दोगे तो ये रूट फंक्शन बन जाएगा। n के जगह कोई निगेटिव वैल्यू रख दोगे तो x नीचे चला जाएगा, ये रेशनल फंक्शन बन जाएगा। ठीक है, तो पावर फंक्शन ये कब बनेगा? जब x के पावर n में n क्या हो? नेचुरल नंबर हो। कैसा नेचुरल नंबर? 2 या 2 से बड़ा नेचुरल नंबर। समझ में आ गया होगा आई होप। इसी के बारे में हम लोग थोड़ा सा यहां डिस्कस करने जा रहे हैं। अब जब हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे तो यहां 2 चीजें निकल करके आती हैं, दोनों को ध्यान से समझना पड़ेगा। पहला कहलाता है इवन पावर फंक्शन, यानी ये पावर जो n है ये इवन पावर भी हो सकता है, ऑड पावर भी हो सकता है। तो अगर ये एफ एक्स की वैल्यू x टू दी पावर 2m टाइप की हो गई, मतलब 2 का मल्टीपल कोई नंबर अगर x के पावर में लिख दिया जाए तो इसको इवन पावर फंक्शन कहते हैं। ठीक है, और ऑड पावर फंक्शन किसको कहेंगे? जब x का पावर 2m प्लस 1 टाइप का हो जाएगा तो उसको हम लोग ऑड पावर फंक्शन कहेंगे। तो दोनों फंक्शन के बारे में हम अलग अलग थोड़ा सा स्टडी करते हैं, जरा ध्यान से देखिए। हम लोग इसको पढ़ने के लिए एक सिंपल सा फंक्शन ले लेते हैं, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर। एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर क्या है? एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर एक इवन पावर फंक्शन है। एक्स स्क्वायर अगर लिख दिया तो 2 पावर में है, 2 इवन नंबर होता है और ये 1 से बड़ा भी है। देखो n ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 2 है, तो यहाँ पर वैल्यू हमारी एक्स स्क्वायर है, यानी ये सबसे छोटा स्मॉलेस्ट इवन फंक्शन, हम इसको इवन पावर फंक्शन बोल सकते हैं। अब इसी के बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे, इसी के डोमेन के बारे में बात करेंगे, इसी के रेंज के बारे में बात करेंगे, इसी के ग्राफ के बारे में बात करेंगे। ठीक है, क्लियर है? फिर हम लोग बात करेंगे ऑड, और दोनों मिलके ये पावर फंक्शन यहां पर क्लियर होगा। तो अब चलो यहां पर हम लोग एक काम करते हैं, यहां पे हम लोग डोमेन और रेंज खुद नहीं लिखते हैं, ये तो नोट कर लेना कि किसको पावर फंक्शन कहेंगे, कब कहेंगे, और उसमें हम लोग डिस्कस करने क्या जा रहे हैं? इवन पावर फंक्शन डिस्कस करने जा रहे हैं। क्लियर है? मिटा दे इसको। तो हम लोग बात करने जा रहे हैं किसकी? एक्स स्क्वायर की, और एक्स स्क्वायर की बात कर लेंगे तो हर इवन फंक्शन को वैसे ही समझ लेंगे। तो हम लोग यहाँ पे बात करने जा रहे हैं एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर की। ठीक है, यहाँ पर एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर की अगर हम लोग बात करें तो क्या होगा यहाँ बच्चे? ये फंक्शन का ग्राफ अगर बनाना है तो हम y इज इक्वल टू इसको एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं ना? अब हम लोग थोड़ी सी ग्राफ की बात कर लेते हैं, ग्राफ बनाने के लिए क्या जरूरी है। यहाँ हमारे पास फंक्शन है, थोड़ा सा आप समझो, यहाँ से अब स्टार्ट होगा जो ग्राफ के कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पढ़ रखे हैं। ठीक है, ग्राफ तो इसका भी आपको याद है, पैराबोला जैसा, कोऑर्डिनेट जो कोनिक सेक्शन में पढ़े हुए हो, लेकिन फिर भी हम थोड़ा यहाँ आपको समझाते हैं कि ऐसा ही ग्राफ क्यों होता है। जैसे सबसे पहले तो देखो, तुम यहाँ पर एक चीज देख रहे होगे कि अगर तुम x के प्लेस पे 0 रखोगे तो y की वैल्यू भी 0 आएगी। आएगी कि नहीं आएगी? मतलब ये तुम्हारा फंक्शन कहाँ से पास करेगा? 0 0 से पास करेगा। तो पासिंग थ्रू क्या लिख देंगे? ओरिजिन 0 0। ठीक है, अब इसके बाद एक चीज और देखने को मिलेगा, जरा देखो, एफ एक्स के प्लेस पर -x रखोगे तो ये वैल्यू एक्स स्क्वायर के बराबर आ रही है, मतलब एफ एक्स के बराबर आ रही है। देखो x के प्लेस पे -x रखने पर एफ एक्स आ गया, फंक्शन कैसा हो गया? इवन फंक्शन हो गया। कैसा फंक्शन हो गया? इवन फंक्शन हो गया। इवन फंक्शन हो गया तो इसके ग्राफ के बारे में हमको पता है, क्या पता है? कि सिमेट्रिक अबाउट क्या होता है? वाई एक्सिस, यानी वाई एक्सिस के अबाउट हमारा ग्राफ क्या होगा? सिमेट्रिक हो जाएगा। बात क्लियर हुई? ये जो पीछे हम लोग सेकंड लेक्चर पढ़े हैं ना, उस सेकंड लेक्चर का सारा कॉन्सेप्ट यहाँ पर हम लोग यूज करके देख रहे हैं कैसे ग्राफ ड्रॉ करते हैं।
तो पता चल गया फंक्शन इवन है, इवन फंक्शन पता चल गया मतलब पता चल गया कि सिमेट्रिक है, मतलब आधा ग्राफ हम बना लें, अगर मान लो y के लेफ्ट वाला ग्राफ बना ले तो y के राइट वाला ग्राफ हम खुद ब खुद ड्रॉ कर लेंगे। ठीक, अब यहाँ पर अगला एक चीज देखो, क्या यहाँ पर इस फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करते हैं, एफ डैश एक्स क्या होगा, 2x होगा, इसका डिफ्रेंशिएशन एफ डैश एक्स किसके बराबर आएगा, 2x के बराबर आएगा। अब जरा इस 2x की बात करो तो देखो क्या हो रहा है, इस 2x की बात करते हैं तो ये 2x इधर पॉजिटिव होगा और इधर निगेटिव होगा, पक्का है, ये तो क्लियर होगा। क्यों, इधर की तरफ देखो x के जगह अगर कोई पॉजिटिव वैल्यू रखोगे तो 2x पॉजिटिव हो जाएगा और निगेटिव रखोगे तो 2x निगेटिव हो जाएगा। यानी कि हमें क्या पता चला, यानी हमें ये पता चला कि हमारा f डैश x कैसा फंक्शन होगा, 0 से लेकर इन्फिनिटी तक f डैश x पॉजिटिव है, मतलब यहाँ पर फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग होगा, और माइनस इन्फिनिटी से 0 तक हमारा f डैश x निगेटिव है तो फंक्शन डिक्रीजिंग होगा। याद करो हमने बताया था कि किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन जब पॉजिटिव होगा तो ग्राफ इंक्रीजिंग होगा, और फंक्शन का डिफरेंशिएशन जब निगेटिव होगा तो ग्राफ डिक्रीजिंग होगा। तो फंक्शन का डिफरेंशिएशन यहाँ पे 2x आया, और 2x जो है वो x पॉजिटिव के लिए मतलब 0 से इन्फिनिटी के लिए कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, और माइनस इन्फिनिटी से 0 के लिए निगेटिव होगा। साथ ही साथ हमने मैक्सिमा मिनिमा का भी कॉन्सेप्ट बताया था। डिफरेंशिएशन को अगर हम 0 पुट कर देंगे तो हमको x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 0 मिल जाएगी। मैक्सिमा मिनिमा में भी हमने बताया था x की वैल्यू 0 मिल गई, अगर हम इसको प्लॉट कर लें तो x की वैल्यू 0 हो गई। फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन है वो 0 के इधर पॉजिटिव है और 0 के इधर निगेटिव है। अब देखो यहाँ पर तुम्हारे फंक्शन का डिफरेंशिएशन यहाँ पर 0 पर 0 है, x बराबर 0 पर डिफरेंशिएशन 0 है। हमने बोला था कि जहाँ पर फंक्शन का डिफरेंशिएशन 0 होगा वहाँ मैक्सिमा मिनिमा मिलने का चांस होता है, बताए थे, होगा ही होगा ये नहीं बोले थे, वहाँ पर फंक्शन के मैक्सिमा मिनिमा मिलने का चांस होता है। तो क्या हो रहा है, यहाँ 0 पर मैक्सिमा मिनिमा मिलने की संभावना है। क्यों, क्योंकि उस पॉइंट पर डिफरेंशिएशन 0 हो रहा है। अब हम यहाँ देखते हैं कि ये जो जिस पॉइंट है 0, इस पॉइंट के इधर जो है डिफरेंशिएशन निगेटिव है और इधर डिफरेंशिएशन पॉजिटिव है, मतलब डिफरेंशिएशन निगेटिव से पॉजिटिव में जा रहा है। पीछे वाला वीडियो जाके देखो, हमने बताया था कि फंक्शन का डिफरेंशिएशन 0 पुट करेंगे और फंक्शन का डिफरेंशिएशन 0 पुट करने के बाद हम नंबर लाइन पे उसको प्लॉट कर लेंगे और देखेंगे कि डिफरेंशिएशन कहाँ प्लस है और कहाँ माइनस है। अगर डिफरेंशिएशन माइनस से प्लस जा रहा होगा, मतलब माइनस मतलब डिक्रीज हो करके प्लस मतलब इंक्रीज हो रहा होगा, तो कोई भी चीज़ जब डिक्रीज हो करके इंक्रीज होती है तो मिनिमा मिलता है, और प्लस से माइनस अगर जाता है तो मैक्सिमा। तो ये माइनस से प्लस जा रहा है तो 0 हमारा क्या कहलाएगा, 0 हमारा हो जाएगा पॉइंट ऑफ मिनिमा। क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ मिनिमा हो जाएगा। तो 0 पर हमको मिनिमम वैल्यू मिलेगी, 0 पर हमको मिनिमम वैल्यू मिलेगा। वो मिनिमम वैल्यू होगी क्या, मिनिमम वैल्यू क्या होगी, मिनिमम वैल्यू होगी f0। हम पूरा वहां समझाए थे, c पर अगर मिनिमा मिल रहा है तो fc हमारा मिनिमम वैल्यू हो जाएगा, c पर अगर मैक्सिमा मिल रहा है तो fc हमारा मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा। 0 पर मिनिमा मिल रहा है तो f0 हमारी मिनिमम वैल्यू होगी। f0 मतलब यहाँ देखो, यहाँ पर फंक्शन fx है, यहाँ पर हमको x के जगह 0 पुट करना है, x के जगह 0 पुट करेंगे तो 0 आएगा, मतलब फंक्शन की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। ठीक, अब इसको फिर से डिफरेंशिएट करते हैं ताकि f डबल डैश x मिल जाए। इसका दोबारा डिफरेंशिएशन अगर हम करेंगे तो क्या मिलेगा, f डबल डैश x। f डबल डैश x कितना आ गया, 2 आएगा, इसका डिफरेंशिएशन 2 आया। 2 कैसी क्वांटिटी है, हमेशा पॉजिटिव है। 2 कैसी क्वांटिटी है, हमेशा पॉजिटिव। अब देखो हमने एक चीज बताया था, किसी भी फंक्शन का डबल डिफरेंशिएशन जब पॉजिटिव होता है तो ग्राफ कैसा होता है, कॉनकेव अप। कैसा ग्राफ होता है, कॉनकेव अप ग्राफ होता है। ठीक है, इसका ग्राफ जो होगा वो कॉनकेव अप। क्यों कॉनकेव अप होगा, क्योंकि डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव है। कहां पर कॉनकेव अप होगा, तो कहां पर ये पॉजिटिव है, f डबल डैश x कब पॉजिटिव है भैया, f डबल डैश x 2 आया, और 2 तो हमेशा पॉजिटिव है। चांद पर चले जाओगे वहां भी पॉजिटिव होगा, और जमीन पे रहोगे यहां भी पॉजिटिव होगा, पाताल में चले जाओगे तो भी। ये 2 कभी नेगेटिव नहीं होने वाला, 2 हमेशा पॉजिटिव रहेगा। हमेशा पॉजिटिव मतलब ग्राफ हमेशा कॉनकेव अप रहेगा, ग्राफ
हमेशा कॉनकेव अप रहेगा। अब इतने कॉन्सेप्ट्स जब अपने पास इकट्ठे हो गए तो अब हम इसके ग्राफ की चर्चा करेंगे, इसका ग्राफ बनाएंगे। कैसे इसका ग्राफ बनाते हैं वो जरा ध्यान से समझो। अब हमने देखो क्या पता है, ये तो एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, हमने इसका ग्राफ बनाना है। हमको ये पता है कि ग्राफ हमारा 0 0 से जाता है। हम यहाँ 0 पर खड़े हो गए, 0 0 से ग्राफ जा रहा है तो हमने यहाँ पर 0 पर खड़े होकर के देखा। 0 पर जब खड़े हुए तो अब हमको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली। क्या इन्फॉर्मेशन मिली भैया? कि हमको बताया गया कि देखो 0 से लेकर ना इन्फिनिटी तक तुम्हारा ग्राफ बढ़ेगा। पॉजिटिव है ये, मतलब इंक्रीज करेगा, मतलब 0 से इन्फिनिटी तक ग्राफ तुम्हारा बढ़ेगा। और कैसे बढ़ेगा? तो कॉनकेव अप होकर के बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा? कॉनकेव अप होकर। तो अब यहां से कोई कॉनकेव अप होकर कैसे बढ़ सकता है? तो ऐसे बढ़ सकता है। देखो बढ़ना भी है और कॉनकेव अप भी होना है। कॉनकेव डाउन होता तो ऐसे बढ़ते, स्ट्रेट लाइन होता तो ऐसे बढ़ते। इसने बोला कि कॉनकेव अप होकर के बढ़ना है तो यूं बढ़ गए, आधा ग्राफ बन गया। बाकी हमको पता नहीं कैसे ये पता चल चुका है कि फंक्शन हमारा इवन है, यानी ग्राफ सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस होगा, तो आधा ग्राफ बच्चे बन गया। तो बाकी का आधा ग्राफ तो हम खुद ही बना लेंगे क्योंकि इसी का इमेज बनाना है वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में। तो यही हमारा ग्राफ होता है एक्स स्क्वायर का। आप लोग इस ग्राफ से पहले से परिचित भी थे और साथ ही साथ ये क्यों ऐसा होता है वो भी यहाँ हमने आपको समझा दिया या आपको दिखाई दे गया। ठीक है, तो अब ये सारी इंफॉर्मेशंस, ठीक है, जो हमने यहां पर इकट्ठा की, इसी तरीके से हम सारा का सारा आपका ग्राफ डिस्कस करेंगे, सारा का सारा फंक्शन इसी तरीके से ट्राई करेंगे कि ग्राफ कैसे बन रहा है। तो ये जो पर्टिकुलर हमने यहां पर एक एग्जाम्पल लिया, इस एग्जाम्पल को लेने के पीछे था कि आपका सेकेंड वाला वीडियो लेक्चर में अगर किसी तरीके का कंफ्यूजन रह गया तो वो इससे आप क्लियर आउट कर सकते हैं। क्लियर हो गया? इस एग्जाम्पल से उधर पीछे का फंडा क्लियर करो। अब हम थोड़ा सा इसको और डिस्कस कर देते हैं और इसको डिस्कस करने के बाद से इस लेक्चर को यहीं पे हम बंद करेंगे और यहाँ के बाद फिर आप एक बार सेकंड वाला वीडियो लेक्चर दोबारा देखना। सेकंड वाला वीडियो लेक्चर जब दोबारा देखोगे ना तो सारे के सारे कॉन्सेप्ट वहाँ के क्लियर हो जाएंगे। तो अब बार बार आपको सेकंड लेक्चर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम लगातार फंक्शन को स्मूथली लेके आगे निकल जाएंगे। ठीक है, थोड़ी सी बात और कर लेते हैं। चूंकि हम फंक्शन पढ़ रहे थे इवन और ग्राफ हमने बनाया एक्स स्क्वायर का, तो बच्चों के दिमाग में आएगा कि x टू दी पावर 4 भी हो सकता था, x टू दी पावर 6 भी हो सकता था। ये एक्स स्क्वायर का ग्राफ बना के टीचर तो हल्का हो लिया। तो हम यहाँ पर x के पावर 4 का, x के पावर 6 का सबका ग्राफ बनाने को सिखा देते हैं। अब देखो ये जो एक्स स्क्वायर का अपना ग्राफ बना, एक्स स्क्वायर का ये जो ग्राफ बन गया, अब हम थोड़ा सा उसी ग्राफ को मॉडिफाई करते हैं। देखो कैसे, थोड़ा सा ट्रिक देखो। एक्स स्क्वायर एक्स टू दी पावर 4, एक्स टू दी पावर 6, एक्स टू दी पावर 8 परिचित हो। एक्स स्क्वायर एक्स टू दी पावर 4, एक्स टू दी पावर 6, एक्स टू दी पावर 8। हम तुमसे पूछें कि बताओ इसमें बड़ा कौन है, छोटा कौन है? सोचो, थोड़ा दिमाग पे जोर डालो। भाई इवन पावर फंक्शन ही ना पढ़ रहे हो तो इवन पावर फंक्शन ऐसा ही ना है, एक्स स्क्वायर एक्स का पावर 4 एक्स का पावर 6, सबका पावर इवन है। हमने नया ग्राफ अब नहीं बनाना है, अब हम नया मेहनत नहीं करने जा रहे हैं, अब हम ट्रिक लगाएंगे। ठीक है, ग्राफ बनाने आ गया, बाकी अब दिमाग लगाएंगे। मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हो तो हर जगह मेहनत थोड़ी ना करना है, कहीं कहीं पे दिमाग भी लगाओ। गर्दन के ऊपर वाला हिस्सा भगवान ने जो बना रखा है उसका भी इस्तेमाल करना है। हर जगह गधे की तरह मेहनत नहीं करनी है। तो यहां पर देखो, तुमसे कोई बोले कि बताओ इसमें 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 कौन बड़ा है, चलो हम बोल देते हैं ये बड़ा है। गाली मत देना कि क्यों ये बड़ा हो गया, होता है। कब होगा? x की वैल्यू अगर 0 और 1 के बीच में होगी, x की वैल्यू अगर, सोचो अभी और भी होगा, हम जनरली सोचने के लिए केवल बता रहे हैं। एक्स स्क्वायर एक्स के पावर 4 से बड़ा हो गया,
यानी पावर बढ़ाए और वैल्यू घट गई। देख एक्स स्क्वायर सबसे बड़ा, पावर बढ़ाए वैल्यू छोटी हो गई, और बढ़ाए और छोटी हो गई, और बढ़ाए और छोटी हो गई। इसमें हमने कहीं पर रॉकेट छोड़ने वाला साइंस नहीं लगाया है, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। कौन सा कॉन्सेप्ट है? तो यहाँ कॉन्सेप्ट यही है कि 1 से छोटे नंबर का पावर जब अपन बढ़ाते हैं तो वैल्यू घटती जाती है। ये कॉमन सेंस की बात है। आप कभी भी देख लो 1 से छोटा नंबर 1/2, 1/2 का पावर 2, 1/4, 1/2 का पावर 3, पावर ये तो 1/8, 1/2 का पावर 4, 1/16। देखो पावर बढ़ रहा है वैल्यू घट रही है, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, ये घटती हुई वैल्यूज हैं। तो पावर जब बढ़ेगा तो वैल्यू घटेगी। कब ऐसा होगा? जब वो नंबर 0 और 1 के बीच में होगा। और ऐसा भी हो सकता है कि ये बड़ा हो, बड़ा तो आप लोग के दिमाग में था ही कि होगा। ये कब होगा? ये बड़ा तब होगा जब x की वैल्यू 1 से इन्फिनिटी होगी। बात क्लियर हो गई? पक्की बात। और 1 पे क्या होगा? x बराबर 1 पे ये सारे के सारे बच्चे बराबर हो जाएंगे। एक्स स्क्वायर, x का पावर 4, x का पावर 6, x का पावर 8, सभी ये क्या हो जाएंगे? x बराबर 1 पे बराबर होंगे। अब हम बात करने जा रहे हैं इसके ग्राफ की। बड़ा सिंपल सा बात बोल के निकल जाएंगे और खेल हो जाएगा खत्म। ठीक है, हमने अभी थोड़ी देर पहले एक्स स्क्वायर का ग्राफ बना रखा है। अभी एक्स स्क्वायर का ग्राफ देखो वही बोर्ड पे बना भी हुआ है, मिटाया नहीं है। एक्स स्क्वायर का ग्राफ हमने बना रखा है। एक्स स्क्वायर के ग्राफ में ना कहीं 1 होगा, एक्स की वैल्यू 1 यहां पर आएगी। 1 पर तो सारे के सारे यही रहेंगे। 1 पे सबकी वैल्यू इक्वल है, सब बराबर है। 1 पे वैल्यू होगी क्या? 1 पे वैल्यू 1 ही होगी। क्यों? क्योंकि x की जगह 1 रखोगे तो सबकी वैल्यू 1 ही आएगी। ठीक, अब खेल शुरू होता है यहां से। ये फोटो किसका है? ये फोटो किसका है? अरे यार ये आलिया भट्ट का फोटो थोड़ी है, ये तो एक्स स्क्वायर का फोटो है ना। तो बोलो सीधे सीधे एक्स स्क्वायर का फोटो है। तो ये एक्स स्क्वायर का फोटो हो गया, एक्स स्क्वायर का ग्राफ हो गया। अब 1 से लेकर इन्फिनिटी तक जब x की वैल्यू है, 1 से लेकर इन्फिनिटी तक जब x की वैल्यू है तो x के पावर 4 का ग्राफ एक्स स्क्वायर के ग्राफ से बड़ा है। बड़ा मतलब ऊपर है, पूजा भट्ट है। ठीक है, आलिया भट्ट, यहां कौन हो जाएगी? पूजा भट्ट, ऊपर चली गई। तो x का पावर 4 बड़ा है एक्स स्क्वायर से। कहां पर बच्चे? कहां पर? 1 से लेकर इन्फिनिटी तक। तो फंक्शन के बड़े होने का मतलब होता है ग्राफ ऊपर बनेगा और छोटे का मतलब नीचे ग्राफ बनेगा। ठीक, 0 पर भी सबकी वैल्यू बराबर होगी। ये सारी वैल्यू x बराबर 0 पर भी बराबर होगी, सब 0 हो जाएगा। तो 0 पर भी सारे के सारे मिलेंगे। लेकिन 0 से 1 के बीच में क्या है? देखो 0 से 1 के बीच में पूजा भट्ट आलिया भट्ट से छोटी हो गई। तो अब यहां पर क्या होगा? यहां पर ग्राफ तुम्हारा इसके नीचे चला जाएगा। बात समझ में आ गया? तो x के पावर 4 का जो ग्राफ था वो क्या था? 1 से लेके इन्फिनिटी तक एक्स स्क्वायर का ग्राफ x टू दी पावर 4 के ग्राफ से नीचे था। और इधर की तरफ देखो x का पावर 4 नीचे चला गया। आधा ग्राफ तैयार हो गया। बाकी आधे की कहानी तो हम लोग ऐसे ही जानते हैं। बाकी आधे की कहानी हम कैसे जानते हैं? तो हमको पता है कि इधर का ग्राफ अगर बन गया तो इधर का बन जाएगा, क्योंकि फंक्शन इवन चल रहा था और इमेज बनेगा। तो जैसा इमेज इधर बना वैसा ही इमेज इधर भी बना लो। इधर भी यहाँ पर x टू दी पावर 4 ऊपर रहेगा और यहाँ पर x टू दी पावर 4 नीचे चला जाएगा। ये हो गया x टू दी पावर 4 और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। तो ये तुम्हारा ग्राफ तैयार हो गया x टू दी पावर 4 का। अब हमको लगता है कि x टू दी पावर 6 का काम तुम खुद ही कर लोगे। कैसे भैया? तो x टू दी पावर 6 और ऊपर चला जाएगा। ठीक है, x टू दी पावर 4 से ऊपर चला जाएगा, यहां पर नीचे चला जाएगा। समझ रहे हो? यहां पर भी ऊपर रहेगा, यहां पर नीचे रहेगा और इस तरीके से हमारा x टू दी पावर 6 का ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, तो सारे के सारे ग्राफ का देखने में चेहरा, हाथ, पैर, नाक, मुंह सब एक जैसा होगा। ठीक है, कोई थोड़ा तगड़ा होगा और कोई थोड़ा दुबला होगा। तो कैसे तगड़ा हो रहा है देख रहे हो? जैसे जैसे पावर हमारी बढ़ती जा रही है
पावर बढ़ती जा रही है, तो 1 से लेके इन्फिनिटी के बीच में हमारा ग्राफ ऊपर बढ़ता जा रहा है और 0 से 1 के बीच में हमारा ग्राफ नीचे होता जा रहा है। तो अब हम लोग इस कहानी को भी पूरा कर लेते हैं। ये जो कहानी हमने लिखी थी -1 से लेके 0 तक और 0 से लेके 1 तक सेम कहानी हो रही है। मतलब हम सीधे यहाँ बोल सकते थे कि हमारा अगर x -1 से 0 यूनियन 0 से 1 के बीच में रहेगा तब ये सही होगा। और ये कब सही होगा? जब हमारा ग्राफ -इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी होगा। क्योंकि देख लो -इन्फिनिटी से -1 में भी वही काम हो रहा है जो 1 से इन्फिनिटी में हो रहा है, और 0 से 1 में भी वही हो रहा है नीचे, तो -1 से 0 में भी नीचे ही हो रहा है। तो ये दोनों कंडीशन यहाँ पे फुलफिल हो जाएंगी। इस तरीके से हम लोग ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हैं। तो याद हमको ये रखना है कि हमें अपने क्वेश्चंस में रफ ग्राफ स्केच करना है, नाप तोल के नहीं करना है, ठीक है। हाँ, दोनों ग्राफ एक साथ बनाने के लिए अगर आ गए कि x के पावर 4 और x का पावर 2 दोनों एक ही प्लेन पर बनाना है, ऐसी सिचुएशन में हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सा ग्राफ कहाँ ऊपर होगा और कौन सा ग्राफ कहाँ पे नीचे होगा। तो इस तरीके से हम लोग इवन पावर फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। ऑड पावर फंक्शन इसके बाद आएगा, वो नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे। रोकने का कारण यह है कि अब हम सेकंड वाले से इतना तामझाम बोलेंगे नहीं। ये इतना डिटेल में केवल इसलिए बोला गया ताकि आप अपने सेकंड वीडियो लेक्चर को फिर दोबारा जाके पढ़ सकें। यहाँ ये थर्ड वीडियो लेक्चर पढ़ करके और मोबाइल बंद करके या टैबलेट बंद करके सो नहीं जाना है कि फिर सर जो है अगला वीडियो लेक्चर लोड करेंगे तो अगला देखेंगे, नहीं। अब अगले वीडियो लेक्चर से अगर समझना चाहते हो चीज़ों को क्लियरली, क्योंकि फंक्शन अब धीरे धीरे टफ होंगे। अब ये कांस्टेंट फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन, अब पावर फंक्शन ही नहीं आता रहेगा, फंक्शंस टफ होंगे। और फंक्शंस जब टफ होंगे तो उनके ग्राफ में ये सारी कंडीशंस हम वहां अप्लाई करेंगे। और इनके अप्लाई कहां से करेंगे? तो इनको अप्लाई करेंगे वीडियो नंबर 2 से, लेक्चर नंबर 2 से। तो सेकंड लेक्चर को पढ़ने के लिए, सेकंड लेक्चर को डिटेल में समझने के लिए हमने ये सारा का सारा थर्ड लेक्चर तैयार किया। तो इस थर्ड लेक्चर को देखने के बाद ये आपकी ड्यूटी है कि आप सेकंड लेक्चर को फिर एक बार देखना, और फिर कंटिन्यूटी में हम लोग फोर्थ लेक्चर से आगे स्टार्ट करेंगे। अगला जो अपना फंक्शन होगा वो ऑड पावर फंक्शन होगा, जो ऑलरेडी हेडिंग में पढ़ चुका है पावर फंक्शन। इसी का बचा हुआ पार्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।